हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है मियावाकी फॉरेस्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली देखिए महाकुंभ का आरंभ हो गया है प्रयागराज में। तो वहाँ जो फॉरेस्ट क्रिएट किए गए हैं ना, तो ये मियावाकी टेक्निक से ही किए गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जानते हैं इसके बारे में। ये जो टेक्निक है ना, ये डेवलप की गई है, जापान के बोटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, इन्होंने 1970s में डेवलप किया है। सो देखिए ये जो टेक्निक है ना, छोटे लिमिटेड स्पेस पे एक डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करती है। और वहाँ फॉरेस्ट में कौन से वाले स्पीसीज़ रहते हैं, नेटिव स्पीसीज़, जैसे इंडिया में हो गए बबूल का पेड़ वगैरह, उन सब के स्पीसीज़ रहते हैं। और इसे ही ना पॉट प्लांटेशन मेथड भी किया कहा जाता है। सो देखिए इस मियावाकी टेक्निक की एडवांटेज क्या है। ये ना सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव करती है, बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस करती है और फॉरेस्ट को ग्रोथ करने के लिए एक्सेलरेट भी करती है। और ना जो फॉरेस्ट यहाँ क्रिएट होते हैं, ये ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो करते हैं फास्टर। और ना जैसे पॉल्यूशन होता है तो उनको एब्जॉर्ब भी करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके इकोसिस्टम अच्छा बनाती है, ग्रीन बनाती है। और उससे ही ना सॉइल का इरोजन, यानी सॉइल बह जाती है ना कहीं भी, वो नहीं होती। और उससे ही इकोलॉजी का बैलेंस करने में प्रमोट करती है ये। सो देखिए ये है जो फॉरेस्ट क्रिएट हुआ है मियावाकी टेक्निक से प्रयागराज में। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। सो जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये इन्होंने कमिट किया है कि ये हेल्प करने वाले हैं जो भी लोग हैं सीरिया के, उनको। तो देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1951 में एज अ यूएन की एजेंसी। और ये काम क्या करती है, जितना भी मोबिलिटी होता है, यानी यहाँ से वहाँ सामान जाता है या लोग जाते हैं और माइग्रेशन होती है, उन सब में इंचार्ज रहती है। तो देखिए ये एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन। किसके साथ मिलके? गवर्नमेंट के साथ मिलके, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलते, और जो भी नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर है उनके भी साथ मिलके ये काम करती है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये ना 2 रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो पहली है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट और नेक्स्ट है माइग्रेशन हेल्थ एनुअल रिपोर्ट। ये देखिए लोग जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। सो देखिए कहीं से हम जा रहे हैं और कहीं हम पहुंच रहे हैं। तो सपोज़ इंडिया से हम यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसे इमिग्रेशन कहा जाता है। और जहाँ जा रहे हैं यानी यूएसए में, उसे इमिग्रेशन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ ई है, यहाँ आई है, तो याद रखने के लिए एग्ज़िट यानी इमिग्रेशन, और INTER एंटर मतलब इमिग्रेशन, यानी एंटर यहाँ एंटर हो रहे हैं और एग्ज़िट यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं। ऐसे बस याद रखना। नेक्स्ट है हमारा इबोला। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर ने ना अभी फर्स्ट नैनो बॉडी बेस्ड इनहिबिटर इसका डेवलप किया है, जो कि टारगेट करने वाला है इबोला वायरस को। तो सबसे पहले जानिए ये इनहिबिटर क्या होते हैं। इनहिबिटर ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं जो कि स्टॉप करते हैं या फिर ना स्लो डाउन करते हैं किसी भी प्रोसेस को, यानी इबोला को स्टॉप करेंगे या फिर उसे बनने की, डिसीज़ होने की प्रोसेस को स्लो करेंगे। तो देखिए ये जो इबोला है ना, ये कॉज होता है वायरस से, और वायरस का नाम है, पहले तो इसे इबोला वायरस ही कहा जाता था, लेकिन इसे अभी ऑर्थो इबोले वायरस भी कहा जाता है, जो कि डिस्कवर हुआ था 1976 में। ये DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाले रीजन में, जो कि एक ना सब सहारन अफ्रीका का पार्ट है। सो देखिए ये जो इबोला वायरस है ना, इसका नाम इबोला कैसे आया है? ये DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक ना विलेज है, और विलेज के पास से ही एक रिवर भी बहती है, उसे ही ना इबोला रिवर कहा जाता है। वही ये वायरस पहली बार अपीयर हुआ था, इसलिए इस वायरस का नाम इबोला वायरस कहा जाता है। तो देखिए ये ह्यूमन में भी हो सकता है या फिर प्राइमेट जैसे गोरिल्ला, मंकी या फिर चिंपांजीज, इनमें भी होता है। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? देखिए जो फ्रूट बैट रहते हैं ना, चमगादड़, ये इसके नेचुरल होस्ट रहते हैं, और ये स्प्रेड होता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जैसे बॉडीली फ्लूइड से कांटेक्ट आ जाए, यानी नाक बह रही है, स्नीजिंग हो रही है, छींक आ रही है, उससे ये ट्रांसमिट होता है। और देखिए इसका फैटेलिटी रेट क्या है, यानी अगर 100 लोगों को ये वायरस हो गया, इससे डिसीज़ हो गई इबोला की, तो 50% लोगों की जान जा सकती है। इसका ये है फैटेलिटी रेट। सो देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। अभी कोई नॉन ट्रीटमेंट तो नहीं है,
लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये डिसीज़ कब से स्टार्ट हुई है, कौन से पर्सन में हुई है, यानी छोटे बच्चे में हुई है या फिर एडल्ट पर्सन में हुई है। एज डिफाइन करता है, या फिर लोगों का जिनको होता है उनका इम्यून सिस्टम भी डिफाइन करता है कि उनको ट्रीटमेंट कैसे मिलना चाहिए। मेनली वो क्या देते हैं, फ्लूइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर हो गए, सलाइन वगैरह वो सब लगाते हैं, वो सब होता है इनका इन जनरल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारा झेड मोहर टनल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये टनल ना अभी इनॉग्रेट होने वाला है कश्मीर लद्दाख कॉरिडोर के रूप में, यानी लद्दाख और कश्मीर को कनेक्ट करने वाला है ये झेमोर टनल। सो जानते हैं इसके बारे में। ये ना 2 लेन का रोड टनल है जो कि ना गंगागिर और सोनमार्ग को कनेक्ट करने वाला है, श्रीनगर और लेह हाईवे को। तो देखिए जेड मोर रेफर किया जाता है क्योंकि इसका ना जेड शेप रोड का सेक्शन है, और ये क्या करने वाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने वाला है सोनमार्ग के रीजन में। देखिए यह है जेमोर टनल, श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करने वाला। नेक्स्ट है हमारा गड्डी डॉग। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना ये रजिस्टर हुआ है एज अ इंडिजिनियस डॉग की स्पीसीज़। तो देखिए ये रिकॉग्नाइज किसने किया है, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इनके साथ मिलके नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए गड्डी डॉग का नाम कैसे आया है, गड्डी शेपर्ड के बाद में, जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलता है। और ना ये यूज़ करते हैं जो भी हिमाचल प्रदेश के लोग, उनके जो शिप और गोट की फ्लॉक रहती है ना, यानी वो कहीं चराने जाते हैं तो उनको कोई भी हार्म करते हैं, प्रीडेटर आके, जैसे लोमड़ी वगैरह हो गया, तो फिर ये गड्डी डॉग ना उन सब शिप और गोट को प्रोटेक्ट करता है, जितने भी लोमड़ी आए या फिर प्रीडेटर आए उनसे। सो देखिए ये गड्डी डॉग इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ना इसमें एबिलिटी है, झगड़ सकता है, फेंड ऑफ कर सकता है स्नो लेपर्ड के साथ, और इसीलिए इसका नाम भी आया है, निकनेम है इसका इंडियन पैंथर हाउंड या फिर इंडियन लेपर्ड हाउंड, क्योंकि ये स्नो लेपर्ड वगैरह को भी ना फाइट कर सकता है इसके साथ। सो देखिए ये हिमालयन रीजन में ही मिलता है, और ये है गड्डी डॉग। नेक्स्ट है हमारा निमेसुलाइड। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना इसे इंडिया में अभी यूज़ करने के लिए कंफर्मेशन मिली है। तो देखिए ये क्या है, ये एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो कि वाइडली यूज़ होती है पेन को रिलीव करने में और इन्फ्लेमेशन सूजन में। तो देखिए ये मेडिकेशन हेल्प करती है पेन को दूर करने में, इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग में, सूज जाते हैं ना हाथ पैर उसमें। गाइज मैंने भी ये यूज़ की थी, लेकिन मुझे उसका कुछ इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं दिखा था, उल्टा मेरे हाथ पर ब्लैकिश स्पॉट आ गया इस जेल के कारण। तो देखिए ये यूज़ होती है एनिमल को ट्रीट करने में, जैसे हो गया कैटल, पिग, हॉर्सेस, इन सब के लिए यूज़ होती है। लेकिन ना ये बैन है, यानी इसकी यूज़ करना मनाही है कुछ कंट्रीज़ में, क्योंकि इसका ना सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा है। सो देखिए ये निमेशूड है ना, ये अभी तक बैन क्यों थी, क्योंकि ना इन्होंने बहुत सीवियर इम्पैक्ट डाला है वल्चर के लाइफ पर। इनके ही कारण 99% वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है। तो देखिए ये क्या करती है, वल्चर के किडनी को ही फेल कर देती है, उसके कारण उनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो गई है। और इसलिए ये ना सेक्शन 26A जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, उसके अंदर बैन है, और ये ह्यूमन के यूज़ करने के लिए नहीं है, सूटेबल नहीं है ह्यूमन को, इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे ही हो गया था इन्फेक्शन इसका। नेक्स्ट है हमारा पोलर वर्टेक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके कारण हड्डी गलाने वाली ठंड पड़ रही है यूएस में, सदर्न साइड में मेनली। तो देखिए वर्टेक्स का मतलब क्या है, ये एक ना काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो है जो कि ना क्या करता है, कोल्डर एयर को रोके रखता है पोल्स वाले रीजन में। तो देखिए ये हमेशा पोल वाले ही रीजन में रहता है, जो कि ना गर्मियों में कम रहता है और ठंडियों में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखिए ये ना अर्थ के दोनों साइड पोल में रहते हैं, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल में रहती है, जहाँ लो प्रेशर रहता है। और ये ना एसोसिएटेड मेनली है आर्टिक एयर से, जो कि ना मेनली यूनाइटेड स्टेट में मिलती है, इसलिए यूएस में बहुत ज़्यादा ये पोलर वर्टेक्स देखे जा रहे हैं अभी। सो देखिए यह है पोलर वर्टेक्स का पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इंडेक्स रिसेंटली पब्लिश हुई है। तो देखिए इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 5 पॉइंट से कम आ गई है, यानी 5 पॉइंट नीचे घसर गई है पूरी। तो पहले क्या थी,
80वीं रैंक थी, अभी 85 है रैंक हमारी। तो जानते हैं इसके बारे में, ये एक ओरिजिनल ऑथोरेटिव रैंकिंग है जो कि वर्ल्ड के पासपोर्ट को दिया जाती है। यानी कैसा होता है, जैसे हमारी इंडिया की रैंक अभी 85 आई, और ये क्या है कि हम बस 57 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। और जैसे सिंगापुर है ना, वो तो 191 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, वहाँ के सिटीज़न कहीं भी। ये होती है इसकी रैंकिंग। तो देखिए, ये स्टार्ट हुई थी 2006 में एज अ हेनले पार्टनर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, और फिर बाद में इसका नाम चेंज करके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नाम कर दिया गया है। सो देखिए, जो 2025 की रिपोर्ट है, इसके हाईलाइट जानते हैं। सिंगापुर फर्स्ट नंबर में आता है, यानी ये 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री घूम सकता है, यहाँ के जितने भी सिटीज़न रहे वो। और हमारी रैंक कितनी है? 85। ये देखिए, ये है हमारी रैंक, जो कि ना इक्वल है इक्वेटोरियल गुनिया और नाइगर के सिमिलर, यानी नाइगर और इक्वेटोरियल गुनिया के साथ में हम खड़े हो गए हैं। तो देखिए, हम सिर्फ 57 कंट्री में ही वीज़ा फ्री घूम सकते हैं, और सिंगापुर के जो सिटीज़न रहते हैं वो 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। और हमारी रैंक ये नाइगर जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में आ गए हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये ना प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट हो गया है। तो जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2020 में, मैप करने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया की पॉपुलेशन की। तो देखिए, इसका ये सब करने का मतलब क्या होता है? जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी मैप करेंगे, देखेंगे, तो क्या होगा, जितने भी जेनेटिक रिलेटेड डिसीज़ है, इन्फेक्शन है, वो सबको ना ट्रीटमेंट करने में काम आता है। इसलिए अभी ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लाया गया था। तो देखिए, ये एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है जो कि सपोर्टेड किया गया है और फंडेड भी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। सो देखिए, इससे रिलेटेड ना ये है टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये क्या है? ये एक ऐसी टूल है जो भी किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल के जीन को डिफाइन करती है, देखती है, और उसमें पता कर सकती है कि कैसे जीन है, ये स्पेसिफिक डिसऑर्डर है या नहीं, या हेल्दी है। तो देखिए, ये यूज़ होती है आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी इंडिविजुअल रहे, पर्सन रहे, उनके जेनेटिक में, जीन में कैसे मटेरियल है और क्या चेंजेस आए हैं उस सब में। तो जैसे क्रोमोसोम देखेंगी, जीन देखेंगी, प्रोटीन देखेंगी, उन सबको आइडेंटिफाई करके सब हमारा जेनेटिक रिकॉर्ड निकालती है ये। नेक्स्ट है हमारा अजीघाट ब्रिज। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये कंट्री का पहला ऐसा केबल स्टेज रेल ब्रिज है जो कि इंडियन रेलवे ने बनाया है, और ये शोकेस कर रहा है इंजीनियरिंग एक्सेलेंस इंडिया का। सो जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसकी लोकेशन है रियासी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में। और इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी एम क्या है? फोकस करती है, इन्हांस करती है कनेक्टिविटी बिटवीन द कश्मीर वैली और रेस्ट ऑफ इंडिया इससे। तो देखिए, कश्मीर वैली यहाँ और इंडिया को पूरे जगह से ये कनेक्ट करने वाली है, और ये कंस्ट्रक्ट हुई है अंजी रिवर पर, जो कि ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की। सो देखिए, ये है अंजीघाट ब्रिज। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।